नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा में। आज हम बीएड द्वितीय वर्ष 4th सेमेस्टर में प्रथम प्रश्न पत्र पाठ्यक्रम में भाषा लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम में अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। आपके सामने है पहला प्रश्न, अनुभव के आधार पर ज्ञान की विशेषताएं बताइए। उत्तर है इसमें अंतर व्यक्तिगत स्थायित्व होना चाहिए, अर्थात एक व्यक्ति ज्ञान को जिस प्रकार जानता है दूसरे लोग भी उसे वैसा ही जाने। जैसे सभी जानकार लोग जानते हैं कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के मध्य होता है। देखिए दोस्तों, अनुभव के आधार पर ज्ञान की मुख्य विशेषता यह है कि जब कोई एक व्यक्ति किसी समस्या का समाधान करता है तो उस समस्या के समाधान के दौरान जो वह अनुभव प्राप्त करता है, तो ठीक दूसरा व्यक्ति उसी समस्या का समाधान करता है तो वह भी जो उस समस्या के समाधान के दौरान जो अनुभव प्राप्त करता है वह पहले व्यक्ति के अनुभव के समान हो, तो इसे हम अनुभव के आधार पर अर्जित ज्ञान कहेंगे। जैसा कि दोस्तों सभी व्यक्ति जानते हैं कि मनुष्य के शरीर का तापमान जो होता है वह 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जिसमें विश्वसनीयता है, वैधता है, वस्तुनिष्ठता है। अगला पॉइंट है आपके सामने, ज्ञान का प्रत्यक्षीकरण किया जा सके और उसे सत्यापित किया जा सके। यदि कोई व्यक्ति यह कहे कि वह नंगे पैर पानी पर का मतलब पानी के ऊपर चलने की विधि जानता है और चलकर दिखा न सके तो उसे हम ज्ञान नहीं कहेंगे। देखिए दोस्तों, जो ज्ञान हो इसका प्रत्यक्षीकरण किया जा सके, इसे प्रत्यक्ष सामने देखा जा सके और इसे प्रूफ किया जा सके, सत्यापित किया जा सके। और दोस्तों, जैसा कि कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि वह पानी के ऊपर नंगे पैर दौड़ सकता है, तो आप कहिए चलिए भैया ठीक है, आप करके दिखाइए। यदि वह उसे करके दिखा लेता है जैसा कि उसने कहा था तो उसमें विश्वसनीयता है, वैधता है, वस्तुनिष्ठता है, तो उसे हम ज्ञान कहते हैं। यदि वह ऐसा नहीं कर सकता है, नहीं कर पाया, तो हम उसे ज्ञान नहीं कहेंगे। अगला पॉइंट है आपके सामने, ज्ञान में किसी घटना को स्पष्ट करने, उसे पूर्व घोषित करने की क्षमता होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, जो ज्ञान हो उसके बारे में उस घटना का स्पष्ट विवरण दिया जा सके, वह सत्य हो। अगला प्रश्न है आपके सामने, ज्ञान प्राप्ति के आधुनिक साधन क्या हैं। उत्तर है 17वीं शताब्दी के लगभग मनुष्य ने ज्ञान प्राप्ति करने की एक नवीन विधि का विकास किया, जिसके फलस्वरूप वर्तमान वैज्ञानिक आंदोलन का जन्म हुआ। फ्रांसिस बेकन ने उस समय वैज्ञानिक विधि की नींव डाली, जबकि उसने निरीक्षित तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालने तथा निगमनात्मक विधि का प्रयोग करने पर बल दिया। बेकन की यादृच्छिक तथ्यों को प्राप्त करने की विधि के द्वारा अनियंत्रित सूचनाओं का ढेर लगने लगा, अतः विश्वसनीय ज्ञान प्राप्त करने की अधिक व्यवहारिक विधि का विकास करने के प्रयास में न्यूटन, गैलीलियो तथा उनके साथियों ने आगमनात्मक तथा निगमनात्मक चिंतन की विधि को एक साथ मिलाकर प्रस्तुत किया। देखिए दोस्तों, सबसे पहले 17वीं शताब्दी में फ्रांसिस बेकन ने वैज्ञानिक विधि की शुरुआत की, फिर उसके बाद वर्तमान समय में दोस्तों निगमनात्मक विधि का प्रचलन हुआ। निगमनात्मक विधि उसे कहते हैं जो सबसे पहले नियम को प्रस्तुत करे और नियम को प्रस्तुत करते हुए उदाहरण की तरफ ले जाएं। और दोस्तों, जो गैलीलियो और न्यूटन ने आज साथियों ने उनको आगमनात्मक विधि का प्रतिपादन किया था। आगमनात्मक विधि उसे कहते हैं ऐसी विधि जिसमें सबसे पहले उदाहरण को प्रस्तुत किया जाता है बच्चों के सामने और उसी उदाहरणों का विश्लेषण करके सामान्य नियम निकलवाए जाते हैं, उसे हम आगमनात्मक विधि कहते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, ज्ञान प्राप्ति करने की विधियां क्या हैं। उत्तर है मनुष्य जैसे जैसे प्रगति के पथ पर बढ़ता गया उसने ज्ञान प्राप्ति की नवीन विधियां खोजी। अक्सर वह अपनी समस्या का समाधान प्रयास एवं भूल के सिद्धांत से करता है। समस्या समाधान के लिए वह एक उपाय का उपयोग करता है, उस उपाय के प्रभावकारी न होने पर उसे छोड़कर वह दूसरे उपाय की परीक्षा करता है। इस प्रकार से समस्या समाधान के ढंग को प्रयास एवं भूल का सिद्धांत कहते हैं, किंतु यह ज्ञान प्राप्ति करने की प्रमाणिक विधि नहीं है। केवल वैज्ञानिक विधि ही ज्ञान प्राप्ति की प्रमाणिक विधि मानी जाती है। देखिए दोस्तों, जब कोई व्यक्ति किसी समस्या में घिर जाता है तो उस समस्या का समाधान करने के लिए वह प्रयास करता है तो उसमें पहली बार
तो उसे सफलता तो मिल नहीं जाती। जब उसे सफलता पहली बार नहीं मिलती है तो वह भूल करता है, प्रयत्न त्रुटि करता रहता है, तो अचानक उसे सफलता मिल जाती है। लेकिन दोस्तों ज्ञान प्राप्ति करने की जो प्रमाणिक विधि है, जो मान्यता प्राप्त है, वह है सत्ता अधिकारिक ज्ञान। सत्ता अधिकारिक ज्ञान हम उसे कहते हैं जो बड़े व्यक्तियों के द्वारा, जो नेता परनेता के द्वारा, बड़े उच्च स्थापित वर्चस्व व्यक्तियों के द्वारा ज्ञान दिया जाता है, उसे हम सत्ता अधिकारिक ज्ञान कहते हैं। जैसे कि किम जोंग जो उत्तर कोरिया का तानाशाह है, यदि उसने कोई बात कह दी, वह उसकी बात पत्थर की लकीर के समान होता है, उसके सभी नागरिकों को वह बात माननी पड़ती है। यह ज्ञान कैसा है? सत्ता अधिकारिक ज्ञान है। वैयक्तिक अनुभव, जब कोई व्यक्ति स्वयं से अनुभव प्राप्त करके ज्ञान प्राप्त करता है तो उसे हम वैयक्तिक अनुभव कहते हैं। निगमन विधि, देखिए दोस्तों, निगमन विधि उसे कहते हैं, निगमन विधि में सबसे पहले नियम प्रस्तुत किए जाते हैं। न से निगमन न से नियम, नियम प्रस्तुत करके इसी नियमों के माध्यम से विशिष्ट उदाहरण दिए जाते हैं, विशिष्ट उदाहरण बनाए जाते हैं, निकलवाए जाते हैं। आगमन विधि में दोस्तों सबसे पहले उदाहरण को ही प्रस्तुत किया जाता है, इसी उदाहरणों का विश्लेषण किया जाता है, उदाहरणों की मदद से सामान्य नियम निकलवाए जाते हैं आगमन विधि में। और दोस्तों जो वैज्ञानिक विधि होती है, वैज्ञानिक विधि में प्रयोग करके प्रयोग को सिद्ध किया जाता है कि जो वैज्ञानिक विधि है यह सत्य असत्य पर आधारित होती है। जो प्रयोग होता है सत्य या तो सत्य बातें बताती है या असत्य बातें बताती है, और प्रयोग विधि जो होती है वह सैद्धांतिक विधि होती है। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आपके सामने, अनुभव से क्या आशय है? उत्तर है अनुभव शब्द का संबंध दर्शन की ज्ञान मीमांसा से है। ज्ञान के स्रोत में अनुभव का उल्लेख किया गया है। मनोवैज्ञानिकों ने ज्ञान के लिए प्रत्यक्षीकरण को महत्व दिया है। दर्शन तथा मनोविज्ञान में ज्ञान के लिए ज्ञानेंद्रियों की क्रियाशीलता को महत्व दिया गया है। ज्ञानेंद्रियां माध्यम है जो मस्तिष्क को सूचनाएं पहुंचाती हैं तथा मस्तिष्क उनकी जो व्यवस्था ऑर्गेनाइजेशन करता है उसे अनुभव तथा प्रत्यक्षीकरण की संज्ञा दी जाती है। अनुभव की ज्ञानता ज्ञानेंद्रियों की तत्परता एवं एकाग्रता पर निर्भर करती है। अनुभव के परिणाम को अधिगम कहा जाता है। देखिए दोस्तों, जो अनुभव से क्या आशय है, अनुभव हम कैसे प्राप्त करते हैं? अनुभव हम प्रत्यक्षीकरण के द्वारा प्राप्त करते हैं, किसी समस्या को देखकर हम प्राप्त करते हैं, और जब उस समस्या का समाधान करते हैं तो हम अनुभव प्राप्त करते हैं। अनुभव प्राप्त करने के लिए आपके पास ज्ञानेंद्रियां जो है यह महत्वपूर्ण साधन है। ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, जैसे ज्ञानेंद्रियां 5 होती हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, इनके माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। अनुभवों के माध्यम से, भावों के माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। और दोस्तों जो ज्ञान हो वह प्रत्यक्ष हो, उसको प्रूव किया जा सके, इसे हम दोस्तों अनुभव आधारित ज्ञान कहते हैं। अनुभव का परिणाम जो होता है दोस्तों, इसे ही अधिगम कहते हैं, इसे हम लर्निंग कहते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, सामाजिक संबंधों की आवश्यकता क्या है? उत्तर है व्यक्ति को अपने जीवन को बचाने, सभ्यता एवं संस्कृति का हिस्सा बनने के लिए संबंधों की आवश्यकता होती है। परिवार, विद्यालय, समुदाय, समाज तथा राष्ट्र का सदस्य बनकर व्यक्ति विभिन्न प्रकार के सामाजिक संबंध बनाता है। इसी से उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। वह समाज का एक सम्मानित प्राणी बनता है। वह भाषा के माध्यम से संप्रेषण करता है, अनुकरण द्वारा मानवीय व्यवहार सीखता है। वह दूसरों के साथ संवेगों और भावनाओं से जुड़ता है। वह सुख दुख, खुशी, भय, पराजय जैसी भाव समाज के सानिध्य से ही सीखता है। यहाँ वह विभिन्न प्रकार के रिश्तों में बंधता है, जैसे पिता, पुत्र, पुत्री, मामा, चाचा, ताया, बुआ, मौसी आदि। इन रिश्तों को निभाता है तथा उनसे जुड़े दायित्व को वहन करता है। वह अपना सुख दुख इन रिश्तों के माध्यम से ही व्यक्त करता है। देखिए दोस्तों, समाज क्या होता है? समाज 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के समूह को हम समाज कहते हैं। जब हम समाज में रहेंगे दोस्तों तो उसमें क्या होगा, हमारे संबंध बनेंगे माता पिता, बुआ, ताया, ताई से। देखिए दोस्तों, जो समाज होता है, समाज में संप्रेषण करने के लिए जो माध्यम होती है वह भाषा होती है। अनुकरण के द्वारा हम सीखते हैं, दूसरे मानवीय व्यवहार को देखकर हम समाज में सीखते हैं। समाज में ही रहकर हमें सुख दुख, खुशी, भय, जय, पराजय का अनुभव होता है। समाज में ही हमें इन सभी भावों की ज्ञान होता है। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है आपके सामने, पहचान से आप क्या समझते हैं? उत्तर है प्रत्येक व्यक्ति समाज में एक पहचान के साथ जीवन जीता है। यह पहचान ही उसे समाज में एक स्तर प्रदान करती है। पहचान से आशय है कि किसी व्यक्ति को किस
भूमिका के आधार पर समाज में जाना जाता है। परंपरागत रूप से यदि लिंग के आधार पर देखा जाए तो पुरुष एवं महिला दो ही लिंगों की पहचान उनके कार्य के आधार पर होती है। इसी प्रकार व्यवसाय के आधार पर भी पहचान बनती है। व्यक्ति जिस व्यवसाय को अपनाता है उसकी पहचान उसी प्रकार की निर्धारित हो जाती है। देखिए दोस्तों, समाज में आप किस प्रकार से जाने जाते हैं, कौन से नाम से जाने जाते हैं, आपकी क्या पहचान है, स्त्री पुरुष में कौन सा भेद है, किस नाम से जाने जाते हैं, व्यवसाय के आधार पर भी हम पहचान बनाते हैं। जैसे कि विभिन्न व्यवसायों के आधार पर हम अब जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, पाठ्यक्रम से क्या आशय है? उत्तर है पाठ्यक्रम वह साधन है जिसके द्वारा शिक्षा तथा जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। यह अध्ययन का निश्चित तथा तर्कपूर्ण क्रम है जिसके माध्यम से छात्र के व्यक्तित्व का विकास होता है तथा वह नवीन ज्ञान एवं अनुभव अर्जित करता है। शिक्षा के संदर्भ में दो धारणाएं प्रचलित है। पहला प्रचलित अथवा संकुचित अर्थ, दूसरा वास्तविक एवं व्यापक अर्थ। संकुचित अर्थ में शिक्षा केवल स्कूली शिक्षा या पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित होती है, परंतु विस्तृत अर्थ में पाठ्यक्रम के अंतर्गत वे सभी अनुभव आ जाते हैं जिसे एक नई पीढ़ी अपनी पुरानी पीढ़ी से प्राप्त करती है। साथ ही विद्यालय में रहते हुए भी एक शिक्षक के संरक्षक में छात्र जो क्रियाएं करता है वे सभी पाठ्यक्रम के अंतर्गत आती हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं भी पाठ्यक्रम का अंग होती हैं। अतः वर्तमान समय में पाठ्यक्रम से तात्पर्य उसके विस्तृत स्वरूप से है। देखिए दोस्तों, जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम की दो धारणाएं हैं। पहला संकुचित अर्थ। संकुचित अर्थ में हम जो ज्ञान विद्यालय में प्राप्त करते हैं उसे हम संकुचित अर्थ पाठ्यक्रम का कहते हैं। और दोस्तों, जो व्यापक अर्थ होता है यह हमें समाज, विद्यालय, सभी व्यक्तियों से, मित्रों से, माता पिता सभी से प्राप्त होती है। और दोस्तों, पाठ्यक्रम का मतलब होता है कि छात्र के योग्यता के अनुसार, छात्र के रुचि अभिक्षमता के अनुसार पाठ्य के क्रमों का निर्धारण करना ही पाठ्यक्रम कहलाता है। और दोस्तों, पाठ्यक्रम के माध्यम से ही हम अपने ज्ञान, अपने अनुभव को एक नई पीढ़ी को प्रदान करते हैं। जो पुरानी पीढ़ी है, पुरानी पीढ़ी अपने नई पीढ़ी को अनुभव, ज्ञान देती है, प्रदान करती है। अगला प्रश्न है आपके सामने, एकीकृत पाठ्यक्रम के प्रयोग में कठिनाइयां क्या हैं? उत्तर है एकीकृत पाठ्यक्रम के निर्माण एवं प्रयोग में निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पहला है बालकों की रुचियों को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम में एकीकरण बहुत अधिक कठिन है। दूसरा पॉइंट है इसके द्वारा छात्रों की विशिष्ट रुचियों का विकास कठिन होता है। तीसरा पॉइंट है इसमें ज्ञान की एक निश्चित रूपरेखा नहीं बनती है। देखिए दोस्तों, जो हम पाठ्यक्रम बनाते हैं वह बालक के रुचियों, योग्यताओं, क्षमताओं को ध्यान में रखकर बनाते हैं। चौथा पॉइंट है इस पाठ्यक्रम में सभी विषयों का एक साथ एकीकरण कर सकना असंभव होता है। पांचवा पॉइंट है इस प्रकार के पाठ्यक्रम में शिक्षण में बहुत अधिक समय लगता है तथा शिक्षक का कार्यभार बढ़ जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, परियोजना आधारित अधिगम की विशेषताएं बताइए। उत्तर है यह एक ऐसी विधि है जिसका प्रयोग करके लगभग समस्त विषयों की शिक्षा प्रदान की जा सकती है। समस्त विषयों में इस विधि का प्रयोग लाभदायक है जिसमें प्रयोगात्मक एवं व्यवहारिक कार्य शामिल होते हैं। प्रयोजनवादी दार्शनिक विचारधाराओं के आधार पर किलपैट्रिक ने परियोजना पद्धति को जन्म दिया। प्रोजेक्ट विधि की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। देखिए दोस्तों, परियोजना विधि को ही प्रोजेक्ट विधि कहते हैं। पहला है प्रोजेक्ट उद्देश्य केंद्रित होती हैं। प्रोजेक्ट जो परियोजना हो पहले उसका उद्देश्य निर्धारित होता है। दूसरा पॉइंट है प्रोजेक्ट के अंतर्गत दिए जाने वाले कार्य वास्तविक होने चाहिए। तीसरा पॉइंट है प्रोजेक्ट में क्रिया को प्रधानता दी जाती है। क्रिया को मतलब करके सीखना। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रोजेक्ट के प्रकार क्या हैं? उत्तर है प्रोजेक्ट प्रमुखतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला है रचनात्मक प्रोजेक्ट। इस प्रकार के प्रोजेक्ट में कोई नवीन कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है। जो रचनात्मक प्रोजेक्ट होता है इसमें कोई कार्य शुरू से करने के लिए प्रेरित किया जाता है। यह प्रोजेक्ट मौलिक रचना के लिए प्रेरित करता है। यह भौतिक रूप में होते हैं, जैसे मॉडल बनाना, नाटक खेलना, पत्र लिखना, कुआं खोदना। यह सब क्या होते हैं? शुरू होते हैं, इसलिए इसे रचनात्मक प्रोजेक्ट कहते हैं। दूसरा पॉइंट है अभ्यास प्रोजेक्ट। यह प्रोजेक्ट अभ्यास पर आधारित होते हैं, जैसे गणित विषय में संपूर्ण अध्याय अभ्यास के लिए दिए जा सकते हैं अथवा मानचित्र बनाना। तीसरा पॉइंट है समस्या प्रोजेक्ट। यह प्रोजेक्ट किसी नवीन समस्या पर आधारित होती है। इसमें छात्र को कोई समस्या शोध के रूप में दी जाती है। छात्र समस्या का समाधान करके प्रोजेक्ट को पूरा करता है। समस्या प्रोजेक्ट में किसी नवीन समस्या पर कार्य किया जाता है। चौथा पॉइंट है रसास्वादन प्रोजेक्ट।
ए प्रोजेक्ट संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत करना, कलात्मकता पर आधारित है जैसे कविताएं सुनना। रसास्वादन प्रोजेक्ट में दोस्तों जैसे संगीत, गीत संगीत कला का प्रदर्शन करना जैसे कविताएं सुनना, कहानियां करना रसास्वादन प्रोजेक्ट के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रोजेक्ट विधि के गुण लिखिए। उत्तर है इस प्रणाली में घर और विद्यालय में सहयोग बना रहता है। दूसरा पॉइंट है प्रोजेक्ट को पूरा करने और चुनने में बच्चों की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। तीसरा पॉइंट है इस प्रणाली में बच्चे किसी प्रोजेक्ट को सामूहिक रूप से पूरा करते हैं, यानी कि कई बच्चे मिलकर प्रोजेक्ट को पूरा कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है यह प्रणाली मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। पांचवा पॉइंट है विद्यार्थियों को अपनी रुचि के अनुसार कार्य करने तथा प्रोजेक्ट चुनने की स्वतंत्रता होती है। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रोजेक्ट विधि के दोष बताइए। उत्तर है शैक्षिक महत्व के प्रोजेक्ट छांटने में कठिनाई होती है। दूसरा पॉइंट है इस प्रणाली में क्रमबद्ध शिक्षण करना असंभव है। तीसरा पॉइंट है इस प्रणाली में पाठचर्या के समस्त विषयों का शिक्षण असंभव है। चौथा पॉइंट है इस प्रणाली को बड़े समूह के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। पांचवा पॉइंट है इसमें मूल्यांकन कार्य कठिन होता है। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।